जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 22 अगस्त 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने को किसने मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक शाखा या खंडपीठ लद्दाख में भी स्थापित की जाए। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है कि जो लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ के नागरिकों को आसानी से न्याय मिल सके और उन्हें कानूनी सेवाओं तक आसानी से पहुंच उपलब्ध हो सके। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की बात करें तो 26 मार्च 1928 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है। इसका मुख्य स्थान श्रीनगर और जम्मू में है। अब इसकी एक खंडपीठ लद्दाख में भी स्थापित की जाएगी। हाई कोर्ट की बात हुई है तो दोस्तों, हाई कोर्ट का जो उल्लेख है हमारे संविधान में वो अनुच्छेद 214 से 231 तक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। अनुच्छेद 214 की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 215 में ये कहा गया है कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 216 की बात करें तो इसमें हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, इस बात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तें बताई गई हैं। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 227 अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है, इस बात का वर्णन किया गया है। दोस्तों, जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनके सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 62 वर्ष है। भारत में वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट है और जो कलकत्ता हाई कोर्ट है जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी, ये भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। भारत का सबसे नया हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी। सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यहाँ पर 160 न्यायाधीश हैं। सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है सिक्किम हाई कोर्ट में जहाँ पर 3 न्यायाधीश हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट जरूर करिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, सिंकफील्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो अमेरिका के शतरंज खिलाड़ी वेस्ली सो ने सिंकफील्ड कप 2026 का खिताब जीता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक बात क्लियर हो गई कि जो सिंकफील्ड कप है ये शतरंज से संबंधित है और इसको 2026 में अमेरिका के वेस्ली सो ने जीता है। इसका आयोजन अमेरिका में ही किया गया था। ठीक है, तो अमेरिका के वेस्ली सो इसके विजेता रहे हैं और भारत के जो आर प्रज्ञानंदा हैं ये उप विजेता रहे हैं। वहीं अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो तान झोंग ई जो कि चाइना की हैं ये विजेता रही हैं। यहाँ पर हम अमेरिका के वेस्ली सो की बात करें तो उन्होंने तीसरी बार सिंकफील्ड कप का खिताब जीता है। शतरंज की बात हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। तो शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है फिडे, तो उसके अंतरिम अध्यक्ष बने हैं विश्वनाथन आनंद। दोस्तों, विश्वनाथन आनंद जो हैं ये भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। और याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे आजकल हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बोलते हैं, इसको प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी कौन है? विश्वनाथन आनंद। भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर हैं VS रतनवेल जो कि तमिलनाडु के हैं और तमिलनाडु के ही S अश्वथ भारत के 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। 97 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं हर्षवर्धन जीवी, ये भी तमिलनाडु के हैं। नॉर्वे चेस प्रतियोगिता 2026 को किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने जीता है और आर प्रज्ञानंद नॉर्वे चेस प्रतियोगिता को जीतने वाले पहले इंडियन भी हैं। फिडे फ्री स्टाइल विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 के विजेता हैं मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये किस देश के शतरंज खिलाड़ी हैं, तो आपको बताना है कि ये नॉर्वे देश के शतरंज खिलाड़ी हैं। सेंट लुइस रैपिड एंड विल्टज प्रतियोगिता 2026 को हाल ही में कुछ समय पहले ही
आर प्रज्ञानंद ने जीता है। दोस्तों, अभी जो ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था उसमें महिला वर्ग में बोधना शिवानंदन ने जीत हासिल की है और ओपन वर्ग में श्रेयस रॉयल ने जीत हासिल की है। अभी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप शतरंज खिताब जीता है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। ये प्रतियोगिता पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई थी और कार्लसन ने डेनिस लाजाबिक को 2-0 से हराया था ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप शतरंज टूर्नामेंट में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 का आयोजन किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा प्रादेशिक सेना, जिसे टेरिटोरियल आर्मी बोला जाता है। तो टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा हाल ही में टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 का आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसमें साइबर पीस नामक जो संस्था है वो इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि वो इसके साथ काम कर रही है। और यह एक राष्ट्रीय साइबर हैकाथॉन है। इसका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा और डिजिटल सुरक्षा समाधान डेवलप करना। ठीक है, इसकी शुरुआत 21 अगस्त 2026 को की गई है। टेरिटोरियल आर्मी की बात करें तो इसका गठन 1948 में हुआ था, लेकिन इसका जो औपचारिक उद्घाटन है ये 9 अक्टूबर 1949 को हुआ था। इसका आदर्श वाक्य है सावधानी और शूरता। इसके कार्य की बात करें तो आवश्यकता पड़ने पर यह नियमित सेना की सहायता करती है, युद्ध एवं आपातकाल में सुरक्षा दायित्व निभाती है, बाढ़ भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में राहत देने का या बचाव कार्य करने का काम भी ये करती है। ठीक है, यानी कि इसमें जो भारत के आम नागरिक हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी जो नियमित सेना होती है उसके जैसे तो बॉर्डर पर नहीं जाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इनको बुलाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेज़बान देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। तो दोस्तों, फीफा महिला विश्व कप 2027 जो है ये ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। अब ये हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि फीफा महिला विश्व कप 2027 का जो कार्यक्रम है वो हाल ही में जारी किया गया है कि कौन सा मैच कब होगा, कितने मैच होंगे, ये सारी जानकारी हाल ही में निकल करके आई है, इसलिए ये चर्चा में है। तो फीफा महिला विश्व कप 2027 का जो आयोजन है ये ब्राज़ील में होगा 24 जून से 25 जुलाई 2027 तक, और यह इसका 10वां संस्करण होगा। खास बात यह है कि इसमें 32 टीमें हिस्सा लेंगी। जो उद्घाटन मैच है और फाइनल मैच है ये दोनों ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में स्थित माराकाना स्टेडियम में होंगे। इसके अलावा 8 शहरों को इसका मेज़बान शहर बनाया गया है, यानी ये जो विश्व कप है ये 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा। अब जो 2031 में महिला विश्व कप होगा उसमें 32 टीमों से बढ़ा करके 48 टीमें की जाएंगी। देखिए, पिछले 3 संस्करण के विजेता देखते हैं तो 2023 का जो महिला फीफा विश्व कप आयोजित किया गया था इसको स्पेन ने जीता था। ठीक है, 2019 वाला अमेरिका ने जीता था और 2015 वाला भी अमेरिका ने जीता था। फीफा विश्व कप अभी पुरुषों का आयोजित किया गया है, चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। तो पुरुषों का जो आयोजित किया गया था फीफा विश्व कप 2026 में, यह इसका 23वां संस्करण था और इसका आयोजन मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका यानी इन 3 देशों में किया गया था। ठीक है, इसका विजेता रहा है स्पेन और उप विजेता अर्जेंटीना रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं ये आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं फीफा की, तो इसे इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन बोला जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो जो स्थापना है ये पेरिस फ्रांस में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो, जो कि स्विट्जरलैंड इटली के नागरिक हैं। अच्छा दोस्तों, जो पुरुषों का फीफा विश्व कप है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, और महिलाओं वाला जो फीफा विश्व कप है ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1991 में शुरू हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं आप नोट करिएगा, यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवध महाशक्ति मालगाड़ी का संचालन किस रेलवे ने किया है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे के द्वारा हाल ही में अवध महाशक्ति मालगाड़ी का संचालन किया गया है। ठीक है, और ये कब किया गया है? 20 अगस्त 2026 को, और उत्तर पूर्वी रेलवे लखनऊ मंडल के द्वारा
इसका संचालन किया गया है। अब इसकी विशेषता क्या है, क्यों ये चर्चा में है, आपको क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये क्षेत्रीय रेलवे के इतिहास की सबसे लंबी मालगाड़ी बन गई है। इसमें 3 मालगाड़ियों को जोड़ करके चलाया गया है। इसमें 129 डिब्बे थे और 3 भारी भरकम इंजन थे, इसलिए ये चर्चा में रही है। यानी क्षेत्रीय रेलवे के इतिहास की ये सबसे लंबी मालगाड़ी रही है। इसका जो मार्ग रहा है ये गोंडा, सीतापुर, मुरादाबाद मंडल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। तो भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी या हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चली है? जींद, सोनीपत, हरियाणा में। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में चली थी? जर्मनी में। कब चली थी? 2018 में। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में चली थी? तो चाइना में चली थी। भारत के रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1950 में हुआ था। भारत का सबसे पहला रेलवे कारखाना कौन है? जमालपुर वर्कशॉप, जो कि 1862 में स्थापित हुआ था, ये बिहार में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई पेरम्बूर में है और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क है चितरंजन पश्चिम बंगाल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं रेलवे से रिलेटेड। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्तमान में आरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला बड़े पैमाने का बायोपॉलीमर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। तो भारत का पहला बड़े पैमाने का बायोपॉलीमर संयंत्र गोकरनाथ लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। और दोस्तों किस कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है? बलरामपुर चीनी मिल्स के द्वारा। इसका संचालन अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और लगभग 3000 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। और यह संयंत्र कुंभी चीनी इकाई परिसर में डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो गन्ना है उससे चीनी बनाई जाएगी और फिर पॉलीलैक्टिक एसिड बनाया जाएगा। जो पॉलीलैक्टिक एसिड है यह एक जैव अपघटनीय थर्मोप्लास्टिक है जिसका इस्तेमाल प्लेट, कप और बैग जैसे जैव अपघटनीय उत्पाद बनाने में किया जाता है। ठीक है, कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने वाला पहला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन है? लुआना लोपेस लारा, जो कि ब्राज़ील की हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? गुजरात। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चंडीगढ़। और पहला है लद्दाख। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला स्टेट कौन है? केरल। भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत मुंबई में हुई है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौन बना है? राजस्थान का अलवर जिला। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? सुनेत्रा पवार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो कि पहली बार हुई हैं, तो इनको आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? 47वें सरला पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर आशुतोष परिदा को 47वें सरला पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत 7 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। दोस्तों जो ये सरला पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। डॉक्टर आशुतोष परिदा की बात करें तो यह ओडिया कवि और निबंधकार हैं और इसके अलावा वे CSIR IMMT के पूर्व वैज्ञानिक भी हैं और उनकी एक रचना है जिसका नाम है विश्वास दे पृथ्वी। इस कविता संग्रह के लिए उन्हें ये सम्मान यानी सरला पुरस्कार प्रदान किया गया है। सरला पुरस्कार ओडिया साहित्य के लिए प्रदान करने वाला ओडिया साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार इम्पैक्ट यानी इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट साहित्य पुरस्कार डिस्कस करते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया है ममता कालिया जी को और इनकी एक रचना है जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला था। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 नवतेज सरना जी को दिया गया था, उनकी रचना क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। और संस्कृत का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025
महोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी को प्रदान किया गया था। इसके अलावा दोस्तों 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 आर वैरामुथु को प्रदान किया गया है, जो कि एक तमिल साहित्यकार हैं। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड एस्जेले को दिया गया था फ्लैश नामक रचना के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को दिया गया था हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए, ये भारत की लेखिका हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 यांग शुआंग जी को प्रदान किया गया है। वहीं अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान 2025 की, तो ये राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया था। डॉक्टर तारा सिंह विशिष्ट राष्ट्रीय सम्मान 2026 डॉक्टर कृष्ण प्रकाश सुधांशु को प्रदान किया गया था। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा आर सोमनाथ को। तो इसरो के पूर्व चेयरमैन आर सोमनाथ को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका जो टेन्योर होगा ये 4 साल का होगा। दोस्तों, उन्होंने 2022 से 2025 तक इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में काम किया है और उनके कार्यकाल के दौरान ही चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि भारत का सफल मिशन था और इसी मिशन के तहत भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो दे सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हम एक बार देखते हैं। तो राघव चड्ढा राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष बने हैं। सौरभ विजय UIDAI के CEO, प्रशांत पी से ओमान में भारत के राजदूत, आर मुकुंदन CII के अध्यक्ष, अशोक कुमार पांडा सेल के CMD, प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष और श्रेयस अय्यर भारत में फॉर्मूला 1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? हिमाचल प्रदेश एनालॉग पनीर पर बैन लगाने वाला भारत का कौन सा स्टेट बना है? तो भारत का 5वां स्टेट बना है। यानी कि अभी तक महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एनालॉग पनीर पर बैन लगा चुके हैं। अब हिमाचल प्रदेश ने भी एनालॉग पनीर पर बैन लगाया है और वो ऐसा करने वाला भारत का 5वां स्टेट बना है। एनालॉग पनीर क्या होता है? तो दोस्तों, आमतौर पर जो पनीर होता है ये दूध से बनाया जाता है, यानी दूध का जो फैट होता है उससे इसका निर्माण किया जाता है। लेकिन जो एनालॉग पनीर होता है ये दूध के फैट से नहीं बनाया जाता, बल्कि जो वनस्पति तेल होता है और पौधों की जो वसा होती है और अन्य गैर डेयरी सामग्री उसका इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है और ये आपकी हेल्थ को कमज़ोर कर सकता है, आपकी हेल्थ बिगाड़ सकता है। तो ऐसे उत्पादों को पनीर के नाम से बेचा जाता है और जो दुकानदार होते हैं ये सस्ता मिलता है तो इसको ख़रीद लेते हैं और पनीर के स्थान पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये जो आदेश दिया गया है इसमें रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा यहाँ पर भी ये पनीर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब ये जो आदेश जारी किया गया है यह खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना मोहम्मद भारत की यात्रा कब करेंगी? तो ये 26 से 28 अगस्त 2026 तक करेंगी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव कौन है वर्तमान में? अमीना मोहम्मद। तो ये भारत की यात्रा पर आने वाली हैं। 26 से 28 अगस्त तक इनकी यात्रा होगी और इस यात्रा का उद्देश्य है भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच जो सहयोग है उसको और मजबूत करना। तो कल पहला क्वेश्चन था, तटरक्षक बल का 5वां वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। भारत यात्रा पर आने वाले जापान के रक्षा मंत्री कौन है? तो उनका नाम है शिंजिरो कोइजुमी। और भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा RK-251 नामक दवा डेवलप की गई है। इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जाएगा? कैंसर के। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बांग्लादेश। सुप्रीम कोर्ट ने उद्योग की व्यापक परिभाषा से संबंधित किस 1978 के फैसले को बरकरार रखा है? बेंगलुरु जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत का पहला एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण परिसर कहाँ प्रस्तावित किया है? एलुरु जिला आंध्र प्रदेश में। मुंबई के 2 डॉक्टरों को किस देश ने निशान-ए-इम्तियाज से सम्मानित करने की घोषणा की है? पाकिस्तान। यशोदा AI पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, एस सोमनाथ
कि इसरो अध्यक्ष कार्यकाल में कौन सा मिशन सफल हुआ था। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।